नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं जहाँ पे थोड़ा ये कैमरा सेटअप मैं कर लूँ। ओके, अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं जहाँ पे अपन ने बीएससी पार्ट थर्ड चल रहा था और बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर दो थ्योरम और अपनी बची हुई हैं। सबसे पहले तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपको। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, और ये दो थ्योरम होने के बाद में अपना ये जो चैप्टर नंबर 9 आइडियल्स वाला पूरा हो जाएगा। सेम कुछ वैसी थ्योरम है जैसे पिछली थ्योरम ये थी कि भाई अपने को ये दिया था कि वलय कैपिटल आर है वो तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, तो उसकी गुंजावली आई अभाज्य गुंजावली होती है यदि और केवल यदि आर अपूर्ण आई क्या पूर्णांक के प्रांत हो। वैसे ही इसके अंदर क्या है कि गुंजावली आई उच्चिष्ट होती है यदि और केवल यदि आर अपूर्ण आई क्या हो एक क्षेत्र हो। तो वैसे ही थ्योरम में कुछ सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं यहाँ लिखता हूँ तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर, तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की कोई गुंजावली, तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की कोई गुंजावली आई उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है। उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है। तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की कोई गुंजावली आई उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है यदि और केवल यदि और केवल यदि आर अपूर्ण आई क्या होना चाहिए एक क्षेत्र हो। आर अपूर्ण आई एक क्षेत्र हो। तो एक बार उच्चिष्ट लेके चलेंगे फिर क्षेत्र बताएंगे, और यदि और केवल यदि आ रहा है तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को उतारिए। स्टेटमेंट को आप कीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे चलेंगे। ओके चले। अब यदि और केवल यदि की कंडीशन है तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। देखना प्रूफ पार्ट की बात करता हूं भाई, क्या तो अपने को दिया है और क्या लाना है उसकी बात कर लेते हैं। दिया गया है कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है तथा आइए गुंजावली मान लो इसकी, तथा माना आई इसकी एक गुंजावली है। आई इसकी एक गुंजावली है। अतः अब भाई अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, अगर तत्सम की क्रम विनिमय वलय है तो उसकी और आई उसकी गुंजावली है तो आर अपूर्ण आई जो विभाग वलय होता है वो भी तत्सम की क्रम विनिमय होता है। अतः विभाग वलय आर अपूर्ण आई भी तत्सम की क्रम विनिमय वलय होगा। तत्सम की क्रम विनिमय वलय होगा। ठीक है, अब तत्सम की क्रम विनिमय वाला होगा तो इसका योज्य और गुणन तत्सम कवयव मान लेता हूँ। माना
आई प्लस ज़ीरो को आई बोलते हैं तो आई लिख दो, माना आई और आई प्लस ई बिलोंग्स टू आर अपॉन आई के योज्य व गुणन तत्समक अवयव है। गुणन तत्समक अवयव है भाई। आर अपॉन आई का योज्य तत्समक अवयव तो आई है, आर अपॉन आई का योज्य तत्समक अवयव तो आई है, और गुणन तत्समक अवयव क्या है, आई प्लस ई है। जहाँ ई एलिमेंट है वो वलय आर का, ई एलिमेंट है वो वलय आर का क्या है, तत्समक अवयव है। इतना हो गया। अब इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को करने हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त। इतना उतारिए, फिर अपन आवश्यक शर्त के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेसेसरी कंडीशन में अपने को क्या बताना है, भाई आई को उच्चिष्ट लेके चलूंगा, आर अपॉन आई को क्षेत्र सिद्ध करूंगा। दो पार्ट्स बना लेते हैं इसके। नेसेसरी कंडीशन में लिख देता हूं, सर्वप्रथम माना आई वलय आर की उच्चिष्ट कुंजावली है, उच्चिष्ट कुंजावली है। सबसे पहले मान लिया कि भाई जो आई है वो वलय आर की उच्चिष्ट कुंजावली है। हमें आर अपॉन आई को क्या सिद्ध करना है, क्षेत्र सिद्ध करना है। तब हमें आर अपॉन आई को क्षेत्र सिद्ध करना है, आर अपॉन आई को क्षेत्र सिद्ध करना है। अब क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्षेत्र की, कि एक ऐसी वलय जो क्रम विनिमय हो, तत्सम की हो और उसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। अब आर अपॉन आई है वो तत्सम की भी है, क्रम विनिमय भी है, तो अपने को ये बताना है कि आर अपॉन आई में प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उपस्थित होना चाहिए। आर अपॉन आई को क्षेत्र सिद्ध करना है। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि आर अपॉन आई में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। इसके लिए ये सिद्ध करेंगे कि आर अपॉन आई में प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या उपस्थित है, गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। इतना कीजिए, फिर अशून्य अवयव लेके चलेंगे और गुणन प्रतिलोम अपने को बताना है, राइट। अब देखना दोस्तों, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम बताना है, तो एक अशून्य अवयव लेके चलेंगे। लेट आई प्लस ए नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब अगर आई के बराबर हो जाता तो आई प्लस ए शून्य अवयव हो जाता, तो लेट आई प्लस ए नॉट इक्वल टू आई। आर अपॉन आई का अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है। कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट है, आई प्लस ए। अगर आई प्लस ए आई के बराबर होता तो फिर शून्य अवयव कहलाता, शून्य अवयव है। चूंकि आई प्लस ए को आपने नॉट इक्वल टू आई लिया है, इसका मतलब
ए एलिमेंट किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, आई में। दोस्तों जब i प्लस ए बराबर आई होता है तो ए किस में बिलोंग करता है, आई में। मैं देख लेता हूँ ये फ्रेम में आ पा रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। i प्लस ए नॉट इक्वल टू आई, मतलब अशून्य अवयव लिया है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू आई। माना ए नॉट इक्वल टू आई हो गया। आई को उच्चिष्ट कुंजावली बताना है अपने को। उच्चिष्ट कुंजावली तो लेके चलेंगे, सबसे पहले आर की उच्चिष्ट कुंजावली लेके चलेंगे। चलो ठीक है। माना अवयव ए से, अच्छा अवयव ए से जनित कुंजावली, आपको पता है प्रिंसिपल आइडियल होती है, जो मुख्य कुंजावली होती है वो वलय के एक एलिमेंट से बनती है। तो अवयव ए से जनित कुंजावली ये, अच्छा इसमें ए एलिमेंट जो दोस्तों जो लेना है, ए एलिमेंट आर का है। ए एलिमेंट के आगे लिखना है आपको अवयव ए बिलोंग्स टू आर से जनित कुंजावली। अवयव ए बिलोंग्स टू आर से जनित कुंजावली ये है भाई। एक एलिमेंट से जनित कुंजावली को ऐसे लिखते हैं, ये आ रहा है ओके। अवयव एक एलिमेंट से जनित कुंजावली ये है, इसका मतलब ये किसकी कुंजावली है, वलय के एक एलिमेंट से जनित कुंजावली है, तो वलय की कुंजावली हो गई। अब देखो आपने कैपिटल आर की एक कुंजावली तो आई मान लिया, कैपिटल आर की एक कुंजावली आई मान लिया, और कैपिटल आर के एक अवयव से जनित कुंजावली ए हो गई। और अपन जानते हैं दो कुंजावलियों का योग भी कुंजावली होता है। अतः आई प्लस ए बी, अतः आई प्लस ए बी वलय आर की गुंजावली होगी। अतः आई प्लस ए बी वलय आर की क्या होगी, कि गुंजावली होगी। अब देखो दोस्तों अपने को पता है कि आई प्लस ए के अंदर ए तो आएगा, ए एलिमेंट है वो आई में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आई प्रॉपर्ली कंटेन किस में कर रहा है, आई प्लस ए में, और आई प्लस ए किसकी कुंजावली है, आर की। इसका मतलब आई प्लस ए किस में आ रहा है, आर में। देखो ए एलिमेंट है वो आई में तो आ नहीं रहा है, और ए एलिमेंट हमेशा आई प्लस ए में होता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आई प्लस ए में कम से कम आई से एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तो आई एक प्रॉपर सबसेट आई प्लस ए का बन गया। अच्छा आई प्लस ए में ए एलिमेंट होता है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि आई प्लस ए आई है वो किसके बराबर नहीं है, आई प्लस ए के बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है, क्योंकि ए एलिमेंट वो इसमें तो है नहीं, ए एलिमेंट इसमें है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। चूँकि आई मैक्सिमम आइडियल है, आई वलय आर की उच्चिष्ट कुंजावली है, अब उच्चिष्ट कुंजावली की परिभाषा अपन ने देखी थी दोस्तों, जब m कंटेन u कंटेन r होता है तब या तो m बराबर u होना चाहिए, या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, या ये दोनों बराबर होने चाहिए, या u बराबर आना होना चाहिए। लेकिन देखो ये इसमें कंटेन, ये इसमें कंटेन, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब भाई ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो i प्लस ए बराबर किसके हो गया, r के बराबर। करो इसको, ये उच्चिष्ट की डेफिनेशन से अपन ने लिखा है, कीजिए। फिर इसको मैं हटा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
चले। अठारह में इसको तो कुल मिला के आई प्लस ए बराबर आर हो गया। अब आई प्लस ए में कैसे एलिमेंट होते हैं देखो दोस्तों, आई प्लस ए से जनरेटेड गुंजावली, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो आई प्लस ए से जनरेटेड गुंजावली आर ए होती है। तो आर ए टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे देखो आई एलिमेंट तो कैपिटल आई का है और आर एलिमेंट किसका होता है, रिंग का होता है। ठीक है। अब अपनी जो वलय आर दी गई है वो तत्सम की वलय दी है। अपनी जो वलय आर है वो तत्सम की वलय है, इसका मतलब इसमें गुणन तत्समक अवयव ई उपस्थित है। तो इधर का एक अवयव ये वलय बराबर है, तो इधर का एक अवयव इसके एक अवयव के बराबर होगा और इसका अवयव होता है, इसका अवयव इस फॉर्मेट का होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ई बिलोंग्स टू आर के लिए, ई बिलोंग्स टू आर के लिए इसका एक एलिमेंट तो ई ले लिया, I1 बिलोंग्स टू आई व R1 बिलोंग्स टू आर सच दैट इस प्रकार है कि इधर के एलिमेंट I प्लस ए का एलिमेंट बना I1 प्लस R1 डॉट ए, और वो इसके एक एलिमेंट R के एक एलिमेंट किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। भाई I प्लस ए इसका एलिमेंट तो ये ले लिया और वो कैपिटल आर के एक एलिमेंट के बराबर हुआ, आर तत्सम की वलय है तो जो उसको ई के बराबर कर दिया। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, ई माइनस R1 डॉट ए बराबर I1 हो गया, और I1 को किसका एलिमेंट लिया है, आई का एलिमेंट लिया है। इसका मतलब ई माइनस आर डॉट ए अपना किस में बिलोंग कर रहा है, आई में बिलोंग कर रहा है, और आई में बिलोंग कर रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हो, आई प्लस ई बराबर आई प्लस R1 डॉट ए, और ये बनाओ आई प्लस ई आई प्लस R1 डॉट आई प्लस ए। इसका मतलब दोस्तों आई प्लस ए एलिमेंट आपने आर अपॉन आई का अशून्य अवयव लिया था, उसको आर अपॉन आई के किसी अवयव आई प्लस R1 से गुणा करने से आर अपॉन आई का तत्समक अवयव आ गया। इसका मतलब आर अपॉन आई का जो प्रतिलोम है वो आई प्लस, इसका मतलब आई प्लस ए का जो प्रतिलोम है, गुणन प्रतिलोम है, वो क्या आ गया, आई प्लस R1 आ गया। क्योंकि आई प्लस ए आपने आर अपॉन आई का शून्य अवयव लिया था, उसको आर अपॉन आई के किसी अन्य एलिमेंट से गुणा करने से आर अपॉन आई का तत्समक अवयव आ गया। अतः स्पष्ट है कि आर अपॉन आई के अशून्य अवयव, अतः स्पष्ट है कि आर अपॉन आई के अशून्य अवयव आई प्लस ए का गुणन प्रतिलोम, आई प्लस ए का गुणन प्रतिलोम क्या आया, आई प्लस R1 बिलोंग्स टू आर अपॉन आई है। आई प्लस ए का गुणन प्रतिलोम आई प्लस R1 आ गया। आर अपॉन आई में, इसलिए आर अपॉन आई में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। अतः आर अपॉन आई एक क्षेत्र है। चलो साहब नेसेसरी पार्ट तो हो गया इसका, इसको हटा देता हूँ।
अब इसका सफिशिएंट पार्ट करेंगे अपन, जिसमें आर अपॉन आई को क्षेत्र लेके चलूंगा और जो आई गुंजावली है उसको उच्चिष्ट बताऊंगा। कीजिए आप इसको। ओके, चले आगे। अब दोस्तों अपने इसके सफिशिएंट पार्ट की बात करते हैं। सफिशिएंट पार्ट पर्याप्त शर्त है, उसमें आर अपॉन आई को क्षेत्र लेके चलेंगे। माना कि आई वलय आर की एक गुंजावली इस प्रकार है कि, माना कि आई वलय आर की एक गुंजावली इस प्रकार है कि, अच्छा ये दिख रहा होगा आपको, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, माना कि आई वलय आर की एक गुंजावली इस प्रकार है कि आर अपॉन आई एक क्षेत्र है। आर अपॉन आई क्या है, एक क्षेत्र है। तो हमें जो आई गुंजावली है उसको उच्चिष्ट गुंजावली सिद्ध करना है। तब हमें गुंजावली आई को उच्चिष्ट गुंजावली, उच्चिष्ट गुंजावली सिद्ध करना है। तो हमें गुंजावली आई को क्या सिद्ध करना है, उच्चिष्ट गुंजावली सिद्ध करना है। ठीक है, आई को उच्चिष्ट बताना है। माना कि एन वलय कैपिटल आर की एक गुंजावली इस प्रकार है कि, माना कि एन है वो वलय आर की एक गुंजावली इस प्रकार है कि, आई कंटेन एन और एन कंटेन आर, एंड ये भी मान लिया आई किसके बराबर नहीं है, एन के बराबर नहीं है। मैंने एन है वो वलय आर की एक गुंजावली इस प्रकार मानी है कि आई एन में कंटेन करती है और एन आर में कंटेन करती है, एंड आई नॉट इक्वल टू एन। अब आई एन के बराबर नहीं है तो बताओ आई उच्चिष्ट कब बनेगी, आई उच्चिष्ट तब कहलाएगी जब आई या तो एन के बराबर हो या एन आर के बराबर, लेकिन आई को एन के बराबर तो लिया नहीं। देन वी विल प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या, एन बराबर आर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि आई तो एन के बराबर है नहीं, तो एन आर के बराबर होगा। अब दो सेट है मान लो ये, तो दोनों बराबर कब होते हैं, जब एन तो आर का सबसेट है, आर को एन का सबसेट और बता दो तो एन बराबर है आर सिद्ध हो जाएगा। इतना करो, एन बराबर आर सिद्ध करना है। चलो ठीक है, करो आप इसको। फिर इसके आगे के पार्ट में अपन बढ़ते हैं। एन बराबर आर सिद्ध करना है ना, तो अपन दोस्तों
अच्छा, यहाँ से देखो कि आई है वो प्रॉपर सबसेट है एन का, इसका मतलब कैपिटल एन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो आई में नहीं है। लेट ए एलिमेंट है एन का सच दैट ए एलिमेंट किस में नहीं है, आई में नहीं है। भाई आई प्रॉपर सबसेट है एन का, इसका मतलब आई के सारे एलिमेंट एन में है, लेकिन एन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो आई में नहीं है। तो मैंने ए एलिमेंट एन का इस प्रकार माना कि एलिमेंट किस में नहीं है, आई में नहीं है। ए एलिमेंट आई में नहीं है, इसका मतलब आई प्लस ए है वो आई के बराबर नहीं है, आई प्लस ए आई के बराबर नहीं है। इसका मतलब आई प्लस ए है वो आर अपोन आई का क्या है, अशून्य अवयव है। इसका मतलब आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपोन आई का अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। आई प्लस ए है वो आर अपोन आई का क्या है, अशून्य अवयव है। अब आर अपोन आई क्या है, एक क्षेत्र है, क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है। इसका मतलब आई प्लस ए का भी गुणन प्रतिलोम होना चाहिए, क्योंकि आर अपोन आई एक क्षेत्र है, आर अपोन आई एक क्षेत्र है तथा क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का तथा क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है, आता है आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपोन आई के लिए आता है आई प्लस ए। भाई आर अपोन आई क्षेत्र है, क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है, और आर अपोन आई अशून्य अवयव है तो आर आई प्लस ए है वो अशून्य अवयव है, तो आई प्लस ए का गुणन प्रतिलोम होगा। अतः आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपोन आई के लिए आई प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपोन आई सच दैट इस प्रकार है कि आपने आई प्लस ए का गुणा आई प्लस बी के साथ किया तो गुणन तत्समक अवयव आना चाहिए, क्या आ गया, आई प्लस से ई आ गया। आप इसको लिख सकते हो दोस्तों आई प्लस ए डॉट बी बराबर आई प्लस ई, इसका मतलब ई माइनस ए डॉट बी ये किस में आ गया, आई में आ गया। ई माइनस ए डॉट बी आई में आ गया, और आई किसका सबसेट है, एन का, और आई किसका सबसेट है, एन का। अच्छा, इसको इस पेन से लिख देते हैं, आई किसका सबसेट है, एन का। इसका मतलब ये हुआ कि ई माइनस ए डॉट बी किस में हो गया, एन में हो गया। अब देखो दोस्तों, ए एलिमेंट है वो रिंग का है, और ए एलिमेंट एन का है। ए एलिमेंट किसका है, एन का है, और यहाँ से आई प्लस बी आर अपोन आई में है, इसका मतलब बी एलिमेंट किसका है, रिंग का है। तो एन आइडियल है, आइडियल और रिंग के एलिमेंट को गुणा करते हैं तो ए डॉट बी किस में आ गया, एन में आ गया। अब ए डॉट बी एन में है और ई माइनस ए डॉट बी पूरा एन में है और ए डॉट बी भी एन में है। इसका मतलब क्या है कि ई भी किस में आ गया, एन में। बट ई एलिमेंट अपनी वलय आर का गुणन तत्समक अवयव होता है, ई एलिमेंट वलय आर का गुणन तत्समक अवयव होता है, और ई एलिमेंट को आपने किस में बता दिया, एन में बता दिया, ई एलिमेंट को एन में बता दिया। इसका मतलब आर किसका सबसेट हो गया, एन का सबसेट हो गया। तो इक्वेशन 1 कि आर के सारे एलिमेंट एन में हो गए तो आर एन का सबसेट हो गया, और एन आर का हमेशा सबसेट होता ही है, एंड एन के सारे एलिमेंट आर में होते हैं, एन हमेशा आर का सबसेट होता है, क्योंकि एन आइडियल है, आर रिंग है, तो एन आर का सबसेट होता है, आर को एन का सबसेट बता दिया। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एन बराबर आर, एन बराबर आर होते ही जो अपनी आई आइडियल बन गई वो क्या बन गई, उच्चिष्ट आइडियल बन गई। कीजिए दोस्तों इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करो इसको पूरा आप। ओके, एक थ्योरम और अपनी यहाँ पे बच गई है।
चले आगे। लास्ट थ्योरम अपनी है, तो आप इसको कर लेना इंपॉर्टेंट लगा के। लास्ट थ्योरम है भाई इस चैप्टर की। थ्योरम क्या है? तत्सम की क्रम विनिमय वलय, तत्सम की क्रम विनिमय वलय कैपिटल आर की प्रत्येक, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय लूंगा आर, उसकी प्रत्येक उच्चिष्ट कुंजावली होती है वो क्या होती है? अभाज्य होती है। लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं, मतलब अपनी आइडियल उच्चिष्ट है तो अभाज्य होती है, लेकिन अभाज्य है तो उच्चिष्ट होना जरूरी नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे भाई? मैं आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय लूंगा और उसकी कोई गुंजावली आई को मैं उच्चिष्ट लूंगा। अब आई उच्चिष्ट कुंजावली होती है तो अभी जस्ट पिछले थ्योरम किया है कि आई उच्चिष्ट होता है तो आर अपोन आई क्षेत्र होता है। अब आर अपोन आई क्षेत्र होता है तो हमेशा पूर्णांकीय प्रांत होता है, और उससे जस्ट पहले वाली थ्योरम से आर अपोन आई पूर्णांकीय प्रांत होता है तो आई अभाज्य गुंजावली होती है। प्रूव हो गया वो। तो अब मैं ये बताऊंगा कि प्रत्येक अभाज्य गुंजावली का उच्चिष्ट होना जरूरी नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि अपन जानते हैं कि जेड प्लस डॉट एक पूर्णांकों की वलय है और उसमें जीरो गुंजावली होती है, वो अभाज्य होती है लेकिन उच्चिष्ट नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल से अपन कर देंगे। थ्योरम क्या है? तत्सम की क्रम विनिमय वलय, तत्सम की क्रम विनिमय वलय कैपिटल आर की प्रत्येक उच्चिष्ट कुंजावली, प्रत्येक उच्चिष्ट कुंजावली अभाज्य होती है। प्रत्येक उच्चिष्ट कुंजावली अभाज्य होती है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। इसका मतलब उच्चिष्ट है तो अभाज्य है, मैक्सिमल है तो प्राइम है, लेकिन प्राइम है तो मैक्सिमल होना जरूरी नहीं। करो इस थ्योरम को भाई, स्टेटमेंट को कॉपी कीजिए आप, फिर मैं इसके प्रूफ पार्ट की तरफ चलूंगा इसका। ओके चले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई माना कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, माना कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, माना कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है तथा आई इसकी उच्चिष्ट कुंजावली है। कैपिटल आर तो एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, तो आई इसकी कौन सी कुंजावली है? उच्चिष्ट कुंजावली है। आई इसकी कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है और आई इसकी उच्चिष्ट कुंजावली है। तब बताओ, अभी पिछले थ्योरम से बताया था कि अगर उच्चिष्ट कुंजावली होती है आई तो आर अपोन आई क्या होता है? एक क्षेत्र। तब आर अपोन आई एक क्षेत्र होगा, आर अपोन आई एक क्षेत्र होगा।
प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। आता है r/i1 आता है r/i1 पूर्णांकीय प्रांत भी होगा। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है तो r/i भी क्या हो गया, एक पूर्णांकीय प्रांत हो गया। और थ्योरम क्या था कि i अभाज्य होता है तो पूर्णांकीय प्रांत होता है, पूर्णांकीय प्रांत होता है तो अभाज्य होता है। चूंकि r/i पूर्णांकीय प्रांत है, अतः गुंजावली i सदैव अभाज्य गुंजावली होगी। अतः गुंजावली i सदैव अभाज्य गुंजावली होगी। पूर्णांकीय प्रांत है तो अभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं बोल सकता हूँ i मैक्सिमम आइडियल है। अगर मैक्सिमल आइडियल है तो i कौन सी आइडियल होगी? प्राइम आइडियल होगी। मैक्सिमल है तो प्राइम है, लेकिन प्राइम है तो मैक्सिमल होना जरूरी नहीं। चलो इतना तो करो, फिर इसका कन्वर्स पार्ट के बारे में बात करता हूँ मैं। इतना तो उतारिए आप। अब एक चैप्टर आपका बचा हुआ है वेक्टर स्पेस, बस उसके बाद में ये हो गया है आपकी बुक पूरी। चलिए आगे। चलो मैक्सिमल है तो प्राइम है, लेकिन प्राइम है तो मैक्सिमल होना जरूरी नहीं, वो इसको हटा देता हूँ मैं, उसमें बता देता हूँ। लेकिन उपरोक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं होता। लेकिन उपरोक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं। मतलब दोस्तों मैक्सिमल होता है, प्राइम होता है, लेकिन प्राइम हो तो मैक्सिमल हो जरूरी नहीं। इसमें काउंटर एग्जांपल देखो, हम जानते हैं कि z प्लस डॉट पूर्णांकों की वलय है। हम जानते हैं कि z प्लस डॉट एक पूर्णांकों की वलय है तथा 0 इसकी प्राइम आइडियल होती है। 0 गुंजावली होती है, वो ध्यान रखना है। इसकी कौन सी गुंजावली होती है? अभाज्य गुंजावली होती है। कैसे होती है देखो भाई, 0 गुंजावली में अपने को पता है कि एक ही एलिमेंट आने वाला है 0। मान लो रिंग के 2 एलिमेंट उठा रहा हूँ मैं, 0 गुंजावली से एक ही एलिमेंट जनरेट होता है 0। अगर रिंग के 2 एलिमेंट उठा रहा हूँ जिनका प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में एक एलिमेंट तो 0 लेना पड़ेगा। 0 और ए का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या ये 0, यही हो तो होता है ना। क्या रिंग के 2, अच्छा प्राइम आइडियल की परिभाषा क्या होती है कि 2 एलिमेंट ऐसे लो जिनका गुणनफल है वो अपना गुंजावली में आए। तो गुंजावली में तो केवल एक एलिमेंट 0 है, तो आप 0 और R 2 एलिमेंट, 0 और A 2 एलिमेंट रिंग के इस प्रकार लो कि 0 डॉट A
0.a बराबर क्या आया, 0 आया, और 0 इस कुंजावली में बिलोंग करता है। इसका मतलब या तो ये होना चाहिए इस आइडियल में या ये आना चाहिए, लेकिन ये तो आता नहीं है, तो ये इसमें आ गया। तो ध्यान रखना हमेशा 0 आइडियल होती है वो कौन सी आइडियल होती है, प्राइम आइडियल होती है। वैसे याद रख लेना या z प्लस डॉट पूर्णांकों की वलय तथा 0 इसकी प्राइम आइडियल है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं है, मैक्सिमल आइडियल नहीं है। प्राइम आइडियल तो है और मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बिकॉज भाई 0 आइडियल है वो कंटेन हमेशा 2 से बनने वाली आइडियल में करती है और 2 से बनने वाली z में कंटेन करती है। 2 से बनने वाली में 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 से बनने वाली में रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा करोगे तो रिंग में 0 होता है, तो 0 भी आएगा। इसका मतलब 0 2 में कंटेन कर रही है और 2 z में कंटेन कर रही है, लेकिन न तो ये इसमें कंटेन करती है, बट ना तो 0 आइडियल है। अच्छा, ये मैक्सिमल कब बने, जब या तो ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, लेकिन ना तो 0 है वो 2 के बराबर होती है, एंड ना ही जो 2 है वो z के बराबर होती है। इसका मतलब इसलिए 0 इज प्राइम आइडियल जीरो प्राइम आइडियल है z की, बट नोट मैक्सिमल आइडियल। इस प्रकार से दोस्तों एक बार आप इसको कीजिए। इस प्रकार से अपन ने ये थ्योरम कर ली है, और कि मैक्सिमल होता है वो प्राइम होता है, लेकिन प्राइम का मैक्सिमल होना आवश्यक नहीं। और इसी थ्योरम के साथ में जो ये अपना आइडियल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है अपना। लगभग 4 यूनिट हो गए हैं, आप देख लेना। वैसे चौथा यूनिट है उसके अथवा का पार्ट तो पूरा हो गया है, अब चौथे यूनिट का अथवा का नीचे का पार्ट है वो लास्ट चैप्टर अपना वेक्टर स्पेस है। उसमें वेक्टर स्पेस 10th नंबर का चैप्टर है अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जिसके अंदर 4th यूनिट के अथवा का नीचे का पार्ट है, और 5th यूनिट भी पूरा का पूरा है वो इसके अंदर कंटेन करता है। तो उसको तो अपन ऑफलाइन क्लासेज में देखेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की यहाँ पे समाप्ति कर रहे हैं। आपकी बीएससी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेज यहाँ तक पढ़ा दी है। ये जो मैटर मैंने पढ़ाया है वो आपके पास हमेशा रहेगा, जब तक आपकी एग्ज़ाम होती है तब तक आप इसको पढ़ो, बार बार वीडियोज़ को देखो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछो, और आज तक जितना भी ऑनलाइन में पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है तो आप ऑफलाइन क्लासेज में पूछ लेना। अब आगे का जो भी मैटर है अपना वेक्टर स्पेस वगैरह चालू होगा, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स की बुक होगी, डायनेमिक्स की बुक होगी, उसको अपन ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे। इतने मैटर को आप कीजिए दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपने अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने शुरू से पहले लेक्चर को देखा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समस्त चीज़ें हैं वो सीखी गई हैं आपके द्वारा, और मैंने बहुत जी जान से पढ़ाया आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आपने भी हमें भरपूर प्यार दिया है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद। अब अपन ऑफलाइन क्लासेज में मिलते हैं।